नाइन्थ क्लास के प्यारे बच्चों, आज का हिंदी का विषय है। हिंदी के पाठ 6वां हमने पढ़ा प्रेमचंद के फटे जूते। अब पाठ 7वां है मेरे बचपन के दिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आप पिछली क्लासों में भी आप महादेवी वर्मा जी को पढ़े होंगे। इनकी कहानियाँ, इनके रेखा चित्र और इनके कविताएं भी अच्छी होती हैं। तो महादेवी वर्मा एक छायावादी महाकवित्री हैं और इनका हिंदी साहित्य में बड़ा ऊंचा स्थान है। इनका थोड़ा कवि लेखिका परिचय कर देते हैं। और क्योंकि लेखिका परिचय का शायद अब क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए इसको जल्दी से पढ़ेंगे। और जो अपने कोर्स पाठ्यक्रम है उसको जिस रफ्तार से पूरा करना है, इसलिए हम बड़े ध्यानपूर्वक और अच्छे तरीके से समझते हुए कुछ स्पीड से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसको आप ध्यान से समझें। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद शहर में हुआ। उनकी शिक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य प्रिंसिपल के पद पर कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, क्योंकि लड़की थी और वो लड़कियों की शिक्षा पे बल भी देती थी और उन्होंने संघर्ष किया, इसको उनको अनुभव भी था। महादेवी की छायावाद की प्रमुख पति। छायावाद एक युग था, उसके नाम है अभी हिंदी साहित्य के भारतेंदु काल, छाया काल और आधुनिक काल, इनको चार भागों में बांटा गया। तो छायावाद में ये इनकी प्रमुख कवित्री थी। निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीप शिखा इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएँ भी की। सशक्त यानी मजबूत, अच्छी। इनमें रेखा चित्र संस्करण प्रमुख है। इनमें इनकी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी महत्वपूर्ण रचना है। महादेवी वर्मा का साहित्य अकादमी एवं ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया। पद्म भूषण अलंकार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया इनको। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा भी है, क्योंकि उस समय आज़ादी की आंदोलन की प्रेरणा उनको करती थी। दूसरी, भारतीय समाज स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का भी बोध, क्योंकि पहले के ज़माने की स्त्रियों की वर्णन इसी लेख में किया गया है महादेवी वर्मा ने, तो आप आगे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हिंदी के साहित्य में संस्मरण, रेखा चित्र, बुलंदी वचन के श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरण रेखा चित्र को शोषित, दबे हुए, पीड़ित, दुखी लोगों के प्रति नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता और अक्षय करुणा प्रकट होती है। जैसा कि पिछली कोर्स में गिल्लू आपने पाठ पढ़ा होगा, तो गिल्लू के संबंधित उन्हीं की वॉर की, उनके घर में छोटे छोटे पशु पक्षी भी पाला करते थे और उनको बड़ी करुणा थी और उनसे प्रेम था। गोरा नामक गाय की एक कथा भी है। इस तरह से उन्होंने बहुत सी ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो आने वाली क्लासों में आप पढ़ेंगे। भाषा श्रेय सरल, स्पष्ट, चयन प्रभावपूर्ण है। शब्दों का चयन उन्होंने बड़ा इम्प्रेसिव और चित्रात्मक किया है। चित्रात्मक का मतलब जो हम पढ़ते हैं वो हमारे एकदम से सामने फिल्म की तरह चलने लगते हैं, चित्रित हो जाते हैं। ये बचपन के दिल जो इनकी जो आत्मकथा जीवन का थोड़ा सा बचपन के हिस्सा है, उसका बारे बताया गया। क्योंकि बचपन सबका होता है, बड़ा अजूबा होता है और बचपन के दिन बुढ़ापे तक सभी को याद रहते हैं। और जीवन में बचपन के जो की गई स्कूल की टाइम है, खेल कूद हैं, दोस्त हैं, सखा है, मित्र हैं, सहेलियां हैं, जैसा एटमॉस्फेयर होता है, गरीबी है, अमीरी है, उतार चढ़ाव है, जो भी कुछ बचपन में कुछ होता है हमारे पूरे जीवन भर उसका हमें याद रहती है। और उसकी हम याद करके उसको खुश भी होते हैं और उनको याद करने पर हमें एक रोमांच भी अनुभूत होता है कि हम कैसे बचपन में हमारे दिन थे। तो उन्हीं के संबंधित महादेवी वर्मा के जीवन के बचपन के दिनों से इसमें बताया गया है, बड़े अच्छे ढंग से समझाया है, तो हम समझेंगे। महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति यानी याद सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। वो विद्यालय में पढ़ रही थी, उसी समय उन्होंने लिखना भी चालू कर दिया था। और महादेवी वर्मा के साथ वो सुभद्रा कुमारी चौहान भी उनके साथ पढ़ती थी, वो भी उसके बारे में बताया इसमें लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये न माहौल, विद्यालय की सहपाठी
क्लासमेट होते हैं पढ़ने वाले बच्चे, उनको छात्रावास हॉस्टल। जीवन में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों को बहुत ही सजीव वर्णन किया। स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रसंग थे, उसके समय की जो घटनाएं थी, सजीव जीवंत वर्णन किया है, इस तरह से इसको बताया गया। ये इसको था। इसके आगे हम पाठ पढ़ेंगे इसको। ये उनका जीवन परिचय था। ये इसके पाठ में मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियाँ एक विचित्र सा आकर्षण पैदा करती है। स्मृतियाँ यानी यादें, विचित्र ने एक अनूठा आकर्षण, अट्रैक्टिव करने वाला, इम्प्रेस करने वाला, हमारी तरफ खींचने वाला। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा। ऐसा लगता है जैसे हमारा सपना चल रहा है और हम सवेरे सवेरे एकदम से अभी उठे ही हैं। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती है। समय होने के साथ एकदम से बड़े हो जाते हैं, हमें जिम्मेदारियाँ आ जाती है और परिस्थितियाँ बदल जाती है। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। इन्हें कितनी 2, 5, 10 पीढ़ियों के बाद उनका जन्म हुआ था। क्यों हुआ था, कैसे हुआ, ये हम समझेंगे। क्योंकि मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं थी। 200 वर्षों तक उनके परिवार में कोई लड़की पैदा नहीं होने में 8-10 पीढ़ियों तक उनके परिवार में कोई लड़की नहीं हुई थी। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। उनके पहले लड़कियां पैदा होती थी और अपशकुन माना जाते थे। उनको संभालना उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ बड़ी विचित्र थी, तो उनको परम धाम इन्हें मृत्यु दे दी जाती थी। इन्हें उनको स्वर्ग लोग भेज देते थे या मार दिया जाता, कुछ भी कर सकते। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। उनके बाबा बड़े भक्त हैं और दुर्गा पूजा करके माता जी को प्रसन्न करके, हमारी कुल देवी दुर्गा थी, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मुझे सब नहीं सहना पड़ा। उनकी कुल देवी की पूजा की और दुर्गा देवी को प्रसन्न करके उन्होंने एक लड़की मांगी, तो उनकी महादेवी वर्मा के रूप में एक लड़की हुई। तो बड़ी उनकी खातिरदारी हुई। जब वो पैदा हुई तो खातिरदारी क्यों हुई, यह क्वेश्चन बनता है कि उनके पैदा होने पर खातिरदारी क्यों हुई। क्योंकि उनके कुल में कोई लंबे समय तक लड़की नहीं थी और लड़की होने के बाद महादेवी वर्मा को बड़ी इज्जत और सम्मान दिया गया। मुझे नहीं सहना पड़ा, अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। उनको दूसरी लड़कियों को तो मुँह मार दिया जाता है, दुख दिया जाता है, लेकिन इनको आदर और सम्मान मिला क्योंकि ये 200 वर्षों बाद उनके परिवार में एक लड़की आई थी। परिवार में बाबा फारसी उर्दू जानते थे क्योंकि मुगलों का शासन था और स्वतंत्रता से पहले बाद में अंग्रेज आ गए। मुगलों के बाद अंग्रेज आ गए, तो ये सब मुगल और उर्दू फारसी ऐसी भाषा चलती थी, तो उर्दू फारसी जानते थे। पिता अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था घर में, उनके हिंदू का कोई वातावरण नहीं था। उनकी माता जी थी, जबलपुर से आई थी, जबलपुर। हाँ, जब वे अपने साथ हिंदी लाई थी और अपने साथ हिंदी लाई ने वो हिंदी में पढ़ी हुई थी, हिंदी में उनकी रुचि थी और पढ़ी हुई लिखी हिंदी में थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी, जैसे कि हमारे आध्यात्मिक महिलाएं, भारतीय संस्कृति में महिलाएं आध्यात्मिक होती है और पूजा पाठ करती हैं। पहले मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया है। पंचतंत्र जो कहानियों की, किस्सों की किताबें हैं, पुराने समय की जो जानवरों पर दी गई है। और ये पंचतंत्र आपको भी पढ़ना। पंचतंत्र बहुत अच्छी किताब है, इसमें कहानियाँ हैं और वो जानवरों के द्वारा इंसानों को इंडिकेट किया, सांकेतिक भाषा में दिया गया। बाबा कहते थे मुझे विदुषी बनाएंगे। बाबा कहते थे, उनके पिताजी कहते थे कि वह हम विदुषी बनाएंगे, इसको हम विदुषी बनाएंगे। नहीं, वह विदुषी और विद्वान, ये विपरीत होता है। विद्वान का विपरीतार्थक सब विदुषी होता है। मेरे संबंध में उनके विचार बहुत ऊंचा रहा। मेरे संबंध में यानी महादेवी वर्मा के संबंध में उनके पिताजी के विचार बहुत ऊंचे थे, बहुत सम्माननीय, आदरणीय, और उनको महादेवी वर्मा को ऊंचा बढ़ाना चाहते थे। इससे पंचतंत्र में भी पढ़ा, संस्कृत भी पढ़ी। अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे वश में नहीं थी। महादेवी वर्मा कहते हैं कि इतनी सब भाषा सीखना मेरे वश में, मेरे इतना पढ़ना मेरे काबू में नहीं था, या इतना मेरी एबिलिटी नहीं या क्षमता नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन में चारपाई के नीचे झाँपी। तो मौलवी साहब उर्दू पढ़ाने आए होंगे कि अलग अलग भाषा के अलग अलग जो प्रकार ज्ञानी विद्वान होते हैं, तो उर्दू के मौलवी साहब आए। तब तो वो चारपाई की पलंग के नीचे छिप गई। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने, तो दूसरे संस्कृत के पढ़ाने के लिए पंडित जी आए। तो माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें उससे रुचि थी, पूजा पाठ में भी समय बैठ जाती थी, तो मैं संस्कृत सुनती थी और संस्कृत उनको अच्छी लगती थी, वो संस्कृत पढ़ लेती। इसके उपरांत
इसके उपरांत उसके बाद में उन्होंने मिशन स्कूल में रख लिया। मिशन स्कूल क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल होते हैं, उनमें रख दिया, उसमें पढ़ाने चालू कर दिया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा ही था, अलग अलग वातावरण, अलग अलग स्कूल का अलग अलग एटमोसफियर होता है, धर्म के अनुसार भी होता है और पढ़ाई की व्यवस्था अनुसार भी होता है। प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि हिंदी में प्रार्थना हम अलग ढंग से करते हैं और मिशनरी स्कूल में अलग ढंग से करते हैं। वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। उन्हें बचपन के दिनों में के दिन है वो बता रही है सब। तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ की प्रार्थना अलग ढंग की होती थी और वो मुझको क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया, जहाँ मैं 5वें दर्जे में थी। तो वो जो दूसरे स्कूल में उनको भेज दिया गया। भर्ती हुई, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। वहाँ का वातावरण उसको एटमोसफियर जम गया, वातावरण अच्छा लगा। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी और वहाँ पर उस दूसरी हिंदू लड़कियाँ भी और भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। और अक्सर वहाँ उस समय के कॉन्वेंट स्कूल कह दो, इंग्लिश मीडियम स्कूल कह दो, तो वहाँ पर हिंदू लड़कियाँ भी थी और ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मैस था, एक ही मैस इन्हें खाना, साथ में बैठकर एक ही मैस भोजनशाला भी बैठते हैं तो साथ में बैठ के खाते थे। उसमें प्याज तक नहीं, और प्याज तक ही नहीं बनता था, यानी प्याज की जैसे लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते हैं वैष्णवी लोग, उस तरह से उस मैस में भी, उस भोजनशाला में भी ऐसा कुछ प्याज लहसुन और तामसी भोजन नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर कमरे में हम 4 छात्रा रहती थी। कितनी लड़की रहती थी? छात्रावास के कमरे में 4 लड़की एक रूम में रहती थी। हॉस्टल, छात्रावास को हॉस्टल बोलते हैं। उसमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी, साथी ने मित्र, सहेली, सखी मिली। 7वें दर्जे में मुझसे 2 साल सीनियर थी और वह 7वें दर्जे में 7th क्लास में थी और मुझसे 2 साल बड़ी थी, यानी कि 2 साल वो उनसे सीनियर, बड़ी है ना, दर्जा ऊंचा था वो सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी मैंने हंसना सीखा में जान। कविता लिखती थी और मैं बचपन से तुक मिलाती। तुकबंदी करना यानी जैसे किसी कविता के अंत में ना आता है, हाँ हाँ हाँ, पापा, टाटा, नाना, चाचा, जो अंत में ध्वनि होती है उसको वापस दूसरी पद में भी वैसा ही स्वर निकालना तुकबंदी कहलाती है। तो ये कविता बनाए समय वो तुकबंदी करती थी साथ में। बचपन में माँ सिखाती थी और वो पद भी गाती थी। ऐसे इनके बात बताती है, अपने जीवन की बात बताती है। ठीक है, इस तरह से आप समझ रहे, ये इनका स्कूल का जो ये स्कूल का था, इनका गर्ल्स कॉलेज था क्रॉस वेस्ट, इसके स्कूल में ये पढ़ते थे, वहाँ की उनकी बताएंगे। ये बचपन के दिन आप जानते ही हो, बड़े मस्त होते हैं बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, छोटी छोटी सी लड़कियाँ होती हैं, उनकी सहेलियाँ होती है, साथ में खेलती है और क्या क्या करती हैं, उनकी जीवन की यादें फिर बाद में उनको आती थी। थोड़ा सा मैंने आपको बचपन वाला फ़ोटो डाला है, चार्ट डाला है, इससे आप समझेंगे। फिर इसके बाद में आप समझेंगे मीरा के पद गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। ये सवेरे आप जानते हो, जो हर नगर में, अधिकतर धार्मिक नगरों में सवेरे उसको प्रभाती बोलते हैं। प्रभाती, जो प्रभात होने पर, सवेरे होने पर भजन गाते हुए, ढोल मजीरे बताते हुए निकलते हैं। जैसे यहाँ नादरा में भी निकलते हैं और दूसरी जगह पर भी निकलते हैं अधिकतर। तो हर शहर में ऐसे जो धार्मिक स्थल होते हैं या अलग जगह होते हैं, वहाँ पे सवेरे प्रभाती निकलते हैं। ये पहले प्राचीन पुराने समय में ज़्यादा सभ्यता थी, या हमारा कल्चरल था। यही सुना जाता है कि प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा को कोई पद गाती थी। सुनकर मैंने भी ब्रजभाषा लिखना प्रारंभ कर दिया। ब्रजभाषा, जो कृष्ण के पद लिखे जाते हैं, ब्रज की क्षेत्र की हैं, मथुरा वृंदावन के आसपास ब्रज जो धाम है। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा जी खड़ी बोली में लिखती थी। सुभद्रा हिंदी की खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। कौन कहती है? महादेवी वर्मा जी कहती हैं, सुभद्रा जी की तरह मैं भी हिंदी की खड़ी बोली में लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी की बड़ी प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनकी कविताएं बड़ी प्रतिष्ठित थी, उनसे छिपा कर लिखती थी। वो प्रतिष्ठित थी, इसलिए मैं उनसे छिपा कर, महादेवी वर्मा कहती मैं उनसे छिपा कर लिखती थी, उनको पता नहीं चले। एक दिन उन्होंने कहा
महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। मैंने कहा, महादेवी वर्मा कहती, मैंने कहा नहीं लिखती हूँ। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा, बहुत सा ऐसा मैटर जो कविताओं का था वो निकल पड़ा। तब से जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता देखो। इस तरह से दोस्त सगा सगा होते हैं, अपने दिल की बात किसी से पूछते हैं और वो मना करता है तो फिर उसकी तहकीकात करते हैं। इस तरह से उन्होंने उनकी किताबों की, महादेवी वर्मा की किताबों को देखी, उसमें से कविताएं निकली और वह इस तरह से उनको सबको सामने बता देती है कि देखो ये कविताएं लिखती हैं, कविता लिखती हैं। फिर उन्होंने दोनों की मित्रता हो गई। उनसे इस तरह से किसी ऐसी घटना से किसी में दोस्ती हो जाती है। तो इनकी सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा की इस तरह से इनकी मित्रता हो गई। ये भी क्वेश्चन बनता है, ये आप लिख सकते हो। क्रास्थवेट जो उनका स्कूल था, एक पेड़ की डाल नीचे थी, एक पेड़ की डाली नीचे थी, डाल पर हम लोग बैठ जाते थे तब लड़कियां खेलती थी और डाल पर बैठकर उनको झूला लेते हैं जैसे बच्चे वैसे लेती थी और इस तरह से वह उस पर खेलती थी। लोग तुक मिलाते थे, तो बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं तो उनसे तुक मिलाते थे। और उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। उस समय की तत्कालीन अलग अलग समय की, जैसे इंडिया टुडे है, अभी सरिता है, ऐसी पुरानी मैगजीनें हैं, कितनी कंपटीशन की एग्ज़ाम देने की पत्रिका होती है। तो उस समय जो पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसमें वो भेज देती थी, अपनी तुकबंदी छपवा जाती थी और जो कविताएं तुकबंदी से लिखती थी वो छप जाती थी। फिर यही कवि सम्मेलन में होने लगा। कवि सम्मेलन भी होते ही, अभी भी होते, उस समय भी होते थे। तो कविताओं में कवियों को बुलाते हैं, तो ये नई नई कवित्रियाँ थी तो इनको भी बुलाने जाने लगा, इनको भी बुलाने लगा और ये जाने लगी। हिंदी का उस समय प्रचार था, प्रसार हो रहा था, यानी उनको फैलाया जा रहा था, प्रसारण हो रहा था, ज़्यादा उनका विकास हो रहा। 1917 में आई थी। उनके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था। आनंद भवन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का केंद्र हो गया था। आनंद भवन संघर्ष का केंद्र हो गया था स्वतंत्रता समय, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग आते थे और जो आंदोलन करने वाले थे वो उनको जानते थे, देखते थे, मिलते थे। इससे जहाँ किसी का प्रचार प्रसार चलता था, इस तरह से वह वहाँ पर प्रचार प्रसार चलता था। कवि सम्मेलन होने लगे और भवन संस्थान का केंद्र हो गया, संघर्ष का केंद्र हो गया, जहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे, क्राफ्ट में मैडम हमको साथ लेकर जाती थी और कवि सम्मेलन होते थे, वहाँ मैडम थी उनकी क्राफ्ट स्कूल की, वो मैडम उनको साथ में लेके जाती, कविता सुनाते थे। कवि हरिओत जी अध्यक्ष होते थे, हरिओत जी, श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, तो कभी कोई और होता था। इस तरह से तत्काल उस समय के जो कवि थे वो होते थे। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते थे। जैसे हमारा भी कभी नाम आता है, हम भी आपको कविता सुनाने ले जाते हैं कभी पोएम कंपटीशन में, तो वहाँ आपका नाम आता है, कोई आप जजमेंट करने वाले होते हैं, अच्छे अच्छे कवि होते हैं जो वो आपका कवि को आपकी कविताएं सुनते हैं। इस तरह से उन बच्चों को भी सुनते थे और उनकी भी कविताओं, उन सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा की कविताओं को सुनकर उनको पुरस्कार देते थे, इनाम देते थे। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उनको दोनों को, इतने ज़्यादा पदक मिले हैं, उनको इनाम मिले थे, 100 से कम नहीं मिले होंगे। वो कहती हैं एक बार की घटना याद आती है, एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का कटोरा मिला। जैसे कोई देता ही है और अच्छा सा कहीं फेस्टिवल होता है, प्रोग्राम होता है, अरेंजमेंट करने वाला बढ़िया होता है तो कीमती चीज़ें देता है। एक बार उनको याद आया कि उनको एक चांदी का कटोरा दिया गया, बड़ा नक्काशीदार है, उन पर आर्ट जो की जाती है हैंडीक्राफ्ट की, सुंदर था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, उस दिन सुभद्रा कुमारी नहीं और खुद यही गई थी। सुभद्रा पाए नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। सुभद्रा कुमारी के लिए कहते हैं महादेवी वर्मा कि सुभद्रा कुमारी कवि सम्मेलनों में प्राय नहीं जाती थी। मैंने उसे आकर कहा देखो यह मिला है। महादेवी वर्मा ने कहा सुभद्रा कुमारी जी को कि देखो मुझे ये कटोरा चांदी का मिला है, बड़ा अच्छा। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो कोई चीज़ अच्छी मिलती है हमारे सखे दोस्तों, सहेलियों को, सखाओं को, सहेलियों को, तो हम कहते ही नहीं चलो हम आपकी पार्टी लेंगे या ऐसा कुछ हमको बनाओ खिलाओ, तो कहते इस कटोरे में हमको खीर बना के खिलाना तो मुझे अच्छा लगेगा। सुभद्रा जी ने कहा ठीक है, सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ मुझे इस कटोरे में खिलाओ। इस बीच आनंद भवन में बापू आ गए। आनंद भवन जहाँ पर बापू अधिकतर जाते रहते थे और वहाँ पर गए तो उन लोगों ने अपने जेब खर्च में हमेशा एक दो आने देश के लिए बचाते थे।
और बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। इस तरह से बच्चे भी उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन के हिस्सेदार थे। इस बात से पता चलता था कि बच्चे भी जो जेब खर्च से पैसे मिलते थे, 1 आना 2 आना, जैसे 1 रुपया 2 रुपया अभी हैं, उस तरह से इकट्ठा करके स्वतंत्रता आंदोलन क्रांतिकारियों को वो पैसे देते थे। तो बापू आए वहाँ पर आनंद भवन में, तो वहाँ पर उनको दिए पैसे। तो उस दिन बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैं जा रही हूँ बापू के पास तो उनको कटोरा दिखाऊंगा। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया, महात्मा गांधी बापू ने। मैंने कहा, कविता सुनाते मुझको यह कटोरा मिला है। इस तरह से वो बताती कि मैंने जब कविता सुनाई तो मुझे एक कटोरा मिला है, और मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया। उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है ऐसे? उन्होंने वो दिखाने के लिए महादेवी वर्मा ने उनको दिखाया, और वो आपको बोलते हैं, इसको तू देती है क्या? अब मैं क्या कहती? महादेवी वर्मा कहते अब मैं क्या कहती? मैंने दे दिया और लौट आई। मैंने वो कटोरा दे दिया और लौट आई। मैंने उसकी कुछ पीछे दुख नहीं दिया। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या क्या है। इस तरह से वो कहते कि दुख तो इस बात का हुआ, कटोरा ले लिया और मेरी कविता नहीं सुनी। कविता क्या है ये तक नहीं पूछा, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौट कर मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, तो जाओ दिखाना। आर्गुमेंट हम कम व्यंग्य करते हैं नहीं, अब जाओ और दिखाओ कटोरा। तो उन्होंने कहा कि कटोरा दिखाओ, जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी पड़ेगी, अब चाहे तुम पीतल की कटोरे में खिलाओ, क्योंकि उनके वादा हुआ था कि इस चांदी के कटोरे में खीर पिलाएंगे। तो इस तरह से कटोरा महात्मा गांधी जी को दे दिया, तो अब तुम्हें खीर तो पिलानी पड़ेगी, चाहे पीतल की कटोरे में खिलाओ। इस तरह से हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में वापस आगे का अध्ययन करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। तब तक के लिए आप ध्यान से पढ़ें और समझें इसको, और इसके शब्दार्थ भी सब लिखें, और क्वेश्चन आंसर मैं बताता हूँ। सेकंड ब्रेक में वापस आप इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे।